देश में पहली बार कोरोना से ठीक होने वाले मरीज एक्टिव केसों की संख्या से ज्यादा हुए। पिछले 24 घंटे में 9,985 मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण की वजह से डीएमके विधायक की मौत। भारत में कोरोना की संक्रमण दर 4.4% हुई। विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन में संक्रमण दर 2% के नीचे पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बहुत तेजी से फैलने वाला है कोरोना। राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर 2 जुलाई को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम को कार्यक्रम में शिरकत करने का दिया न्योता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। शोपियां मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। 4 दिन में मारे गए 14 दहशतगर्द। और आम्रपाली में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बैंक जारी करेंगे मंजूर लोन का पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को दिए निर्देश, कहा राशि का इस्तेमाल प्रोजेक्ट पूरा करने में हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम आपको बता दें एक अच्छी खबर से देश की बात की शुरुआत करूंगी। और वो अच्छी खबर है कि जिस वक्त कोरोना का महामारी पूरे विश्व को परेशान किए हुए है, भारत में भी ये तेजी से पांव पसार रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जबकि कोरोना मरीजों की संख्या से ज़्यादा संख्या कोरोना से ठीक होने वालों की हुई है। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं, ये इशारे किस ओर हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा है कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेज़ी से और अधिक फैलने वाला है। अब ऐसे में किस तरह की एहतियात की ज़रूरत है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच राजनीति कैसे गर्माती जा रही है, ये देखना भी दिलचस्प है। और इससे इतना ज़रूर आप समझ जाएंगे कि वैसे तो दिल्ली पहले भी देश में सियासत का सबसे बड़ा केंद्र रही है, अब कोरोना काल में भी दिल्ली राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र क्यों बनी हुई है। कोरोना को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार जिस तरह से आमने सामने है, इस दांवपेच को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से वो एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं, ऐसे में जो सही बात क्या है और सही सच्चाई क्या है, सटीक बात कौन सी है, ये सब कुछ हम समझने की और आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उधर इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना संकट की स्थिति में कुछ अच्छी खबरें तो ज़रूर आ रही हैं, लेकिन इस संकट से निपटने में अभी भी व्यवस्था बहुत चरमराई हुई दिख रही है। और ऐसे में कोरोना कहाँ तक फैल सकता है, इसका एक छोटा मोटा जो प्रमाण है वो आपके सामने हम रखेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना भारत में धीरे धीरे कुछ इस अंदाज में फैल रहा है कि पूरे विश्व में कहीं भारत नंबर 1 न हो जाए कोरोना मरीजों के, अगर हम आंकड़ों की संख्या की बात करें उस लिहाज से। उधर इन तमाम खबरों के बीच उठापटक जो है वो किस तरह से चल रही है, लोगों की सेहत के साथ भी कैसे खिलवाड़ हो रहा है, ये सब कुछ होगा आपके सामने देश की बात में। और देश में यदि कोई सरकार है तो उसका प्रमुख दायित्व होता है कि लोगों तक स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाया जाए। लेकिन कैसे इस मुख्य दायित्व का जो उत्तरदायित्व है, जो भार है, वो राज्य सरकारों पर डाला गया है। और राज्य सरकारों का कहना है कि हमारे पास स्थिति ऐसी नहीं है, हमारे पास व्यवस्था ऐसी नहीं है। ऐसे में क्या वाकई जो राजधर्म है वो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार पूरा कर पा रही हैं? हालांकि ये शब्द राजधर्म काफ़ी राजनीतिक शब्द हो गया आज के अर्थ में, और जिसको कहा जाए इससे जुड़ा एक इतिहास भी रहा है। लेकिन हम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में जो एक राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, क्या हम वाकई हमारे जो नेता हैं, जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं या जो हमारे राज्य के मुखिया हैं या देश के मुखिया हैं, जो सरकारें हैं, क्या वो वाकई
अपने इस राजधर्म की कसौटी पर खरी उतर पा रही हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की ओर प्रधानमंत्री रुख करने वाले हैं, और वो भी सीधे अयोध्या में। 2 तारीख को हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाएं। वो किस लिए वहां जाएंगे, वो क्या करने वाले हैं और किसके न्योता पर जा सकते हैं, ये पूरी तफसील आपके पास होगी। और इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे जो एक दावा किया जा रहा है या चीन की तरफ से एक अलग तरह की तस्वीर दी जा रही थी, उस तस्वीर में अब कितना परिवर्तन हुआ है। और इस बीच जब नेपाल ने अपने नए नक्शे को अपने सदन में पास करा लिया है, ऐसे में भारत के पास कौन से विकल्प रहते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। अदालती खबरों में तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ हम आपको ये दिखाएंगे कि आज अदालत ने एक ख़ास ग्रुप जिसको कहा जाए आम्रपाली का नाम लिया गया है। आम्रपाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें जो लोग फ्लैट ले चुके हैं उनके लिए बैंक को क्या निर्देश दिया है शीर्ष अदालत ने। गौरतलब है कि आम्रपाली कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने आप में विवादित रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे आम्रपाली के निदेशकों को कि सभी लोगों को जिन्होंने भी बुकिंग की है उन्हें उनका फ्लैट मिलना ही चाहिए। ऐसे में बैंक गारंटी और बैंक लोन की बात आई थी और तब बैंकों ने मना कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ा निर्देश दिया है कि आप सभी को, उन लोगों को ज़रूर बैंक लोन देंगे जो कि आम्रपाली में फ्लैट ले चुके हैं और उनके जो लोन हैं उसको आप नहीं रख सकते हैं। ये फैसला किस संदर्भ में दिया गया है, हम आपके सामने रखेंगे। इधर 2 महीने में करीब 16 बार दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है। कुछ लोग इसे बड़े खतरे की आहट बता रहे हैं, तो कुछ जानकारों की नज़र में ये झटके बड़े खतरे की आशंका नहीं है और बल्कि ऐसा होता रहा है और सिस्मिक जोन में पड़ती है दिल्ली और एनसीआर, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दिल्ली में भूकंप का डर लोगों को क्यों सता रहा है और किस तरह की भौगोलिक परिवर्तन हो रहा है हमारी धरती के अंदर, हमारी दिल्ली के ज़मीन के अंदर, हमारे दिल्ली एनसीआर के ज़मीन के अंदर, हम आपको ये आज बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आज के दिन का एक ऐतिहासिक महत्व क्या है और साथ ही आज एक ऐसे सितारे को भी याद करेंगे जो कि एक ऐसा सितारा जो हमारे और आपके जहन के लिए एक राहत सी खबर जैसी आता है या राहत की हवा जैसी हमारे और आपके जहन में बसता है। इन तमाम खबरों के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि देश की बात में आज एक और बड़ी खबर आई है, वो ज़रूर मैं लेना चाहूँगी। जो यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर अब 10 साल की सज़ा होगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 से जुड़े मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इस मसौदे में क्या कहा है, किस आधार पर ऐसा किया गया है और ऐसे में क्या नियम बनेंगे और क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो कि खासकर गाज़ियाबाद का आप इलाका देख लें तो बड़े बड़े स्लॉटर कंपनियां यहाँ काम करती थीं, क्या उन सब पर इस तरह के नियम लागू होंगे, ये सब एक बड़ा सवाल है। हम आपको ये समझाने की कोशिश आज करेंगे देश की बात में। तो इन तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सफ़र में आप साथ रहिए ताकि आपको देश भर की हलचलें आपके सामने हम रख सकें। यदि मैं आपसे पूछूं कि देश का दिल कौन है तो जाहिर सी बात है कि आप तपाक से कहेंगे कि दिल्ली, और शायद यही कारण है कि इसके दिल में बसने के लिए सैकड़ों सालों से लोग यहाँ आते रहे हैं। ज्ञान के बल पर या तलवार के दम पर दिल्ली को जीतने की कोशिशें हमेशा होती आई हैं। ऐसा कौन होगा जो दिल्ली में बसना नहीं चाहता होगा? शायद इसीलिए गालिब ने भी कहा था कि कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा पाने के लिए न जाने कितनी जंग लड़ी गई, न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ी। पुराना दौर गुजरा और नया दौर आया, लेकिन दिल्ली की कुर्सी की लड़ाई उसी तरह से जारी है, बस तरीका बदल गया है। सैकड़ों सालों से राजनीति का केंद्र रही दिल्ली एक बार फिर से कोरोना को लेकर सुर्खियों में है। कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी दिल्ली का सुर्खियों में आना कोई नई बात नहीं होती यदि इसमें सियासी लड़ाई का कोई मिश्रण न होता। दिल्ली में कोरोना संक्रमण जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उससे दिल्ली सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं।
जिम्मेदारी उठाने की बात आ गई है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाएगी और वही हुई है। दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। एलजी अनिल बैजल द्वारा दिल्ली सरकार के फैसले को पलटने पर सियासत शुरू हुई। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे एक बड़ा संकट सामने दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में दिल्ली को करीब 80,000 बेड की जरूरत होगी और ऐसे में जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा था कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर इलाज न कराएं, नहीं तो दिल्ली वालों के लिए हम जो व्यवस्था है वो मुहैया नहीं करा पाएंगे। अनिल बैजल ने इसे पलट दिया था। अब अरविंद केजरीवाल इस बात पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि यदि कोरोना महामारी बढ़ती है, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग जुलाई 31 तक 5 लाख लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित होंगे दिल्ली में, आखिर उन सभी के लिए हम जो व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था है, वो कैसे कर पाएंगे? ये अरविंद केजरीवाल का सवाल है। लेकिन केंद्र सरकार इसमें बिना कोई जवाब दिए वो पूरा आरोप यूं कुछ लगा रही है अरविंद केजरीवाल पे कि आखिर चिकित्सीय सुविधा देना हम सभी का फर्ज है, सरकारों का फर्ज है। हम कैसे किसी को रोक सकते हैं कि यदि आप बीमार हैं तो भी आप दिल्ली के बाहर वाले हैं इसलिए आप यहाँ पर इलाज नहीं करा सकते। दोनों ही अपनी अपनी बिंदुओं पर बहुत मजबूत हैं, अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन ऐसे में जनता का क्या हो? इस सियासी लड़ाई में जनता कैसे पिसेगी? देखिए आप इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार 15 जून तक 44,000 केस होने की आशंका है और इसके इलाज के लिए 6,600 बेड की जरूरत होगी। इसी तरह 30 जून तक अनुमान है कि कोरोना के मामले 1 लाख तक बढ़ जाएंगे और शहर को 15,000 बेड की आवश्यकता होगी। इसी तरह 15 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 2.25 लाख होने का अनुमान है, जिसमें 33,000 बेड की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख मामले होने का अनुमान है। इस संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए दिल्ली के अस्पतालों को 80,000 बेड की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग तैयारी चल रही है कि जितने पेशेंट हो लगभग उससे दुगने बेड हम तैयार करके चलें। आज भी उसी आधार पर चल रहे हैं। अगर 2,000 बेड भी जोड़ लें तो हम लगभग आधे ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इसी तरह से तैयारी नेक्स्ट देखिएगा। 15 जून को हमारे जो एक्सपेक्टेड है 7,000 के करीब बेड ऑक्यूपाई होंगे। 30 जून को 15,000 बेड की एक्सपेक्टेशन है। तो तैयारी 30 जून की अभी से चल रही है और उसके लिए हमें अगर स्टेडियम्स लेने पड़ेंगे, स्टेडियम्स भी लेंगे और बैंकेट हॉल्स हैं, होटल्स हैं, उन सबको लेना होगा क्योंकि रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर नए अस्पताल बनाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है और इसके लिए क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह की सिर्फ इलाज करना है तो स्टेडियम्स भी इसमें कामयाब होंगे और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि फेजेज में अगर मान लो आज जितने बेड चाहिए हम 3 महीने पहले बना के रख लेते तो बाकी लोगों को बीमारियों में इलाज नहीं हो सकता था। तो आज हमने कर रहे हैं, फेजेज में बिल्कुल करेंगे और पूरी जान लगाएंगे जितनी भी जल्द से जल्द जितने ज्यादा से ज्यादा बेड हम कर पाए। हालांकि दिल्ली सरकार के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करना एकमात्र चुनौती नहीं है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो नए रोगियों की देखरेख के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक पूरी फौज चाहिए होगी। मौजूदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से ही थके हुए हैं और पिछले 2 महीने से लगातार काम पर हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार को नए मामलों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था भी करनी होगी। इस बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बाहरियों का इलाज न करने के केजरीवाल सरकार के फैसले को पलटने पर सफाई दी। कहा, दिल्ली सरकार का फैसला समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। This order violated the constitutional right to equality and right to life, which includes right to health. Earlier also a similar order of JNCTD was struck down by Honorable High Court of Delhi, double bench headed by the Chief Justice of Delhi, on the ground that no citizen of India can be discriminated on the basis of residence. When it comes to health care, access to universal health care is responsibility of the state. आने वाले दिन दिल्ली पर भारी पड़ने वाले हैं। जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं वो केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों के लिए चिंताजनक है। अब जबकि बाकी देश की तरह दिल्ली भी धीरे धीरे खुल रही है तो कोरोना केस में और इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का कोरोना इलाज वाला अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला पलटने के बाद शुरू में तो केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल पर हमला बोला और ऐसा लगा कि केंद्र और राज्य की लड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सीएम केजरीवाल ने साफ कहा कि उनकी सरकार केंद्र और उपराज्यपाल के आदेश को मानेगी और दिल्ली के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा, लेकिन अब भी खटपट की गुंजाइश खत्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक तरह से केजरीवाल ने एलजी के फैसले के बहाने अब केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है और खुद को बचाने की कोशिश की है। कोरोना से लड़ाई के बीच अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब तक सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए फिक्रमंद दिख रहे अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपना स्टैंड क्यों बदल लिया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के उस हर फैसले को लेकर केंद्र और केजरीवाल के बीच जमकर राजनीति होती रहती है, जिसे उपराज्यपाल ने पलटा हो। कई बार मामला कोर्ट तक भी गया, लेकिन इस बार जब एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में बाहरियों का इलाज न करने के फैसले को पलट दिया तो सीएम केजरीवाल ने भी सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये एक हैरानी भरी बात है, क्योंकि ऐसा करना केजरीवाल के स्वभाव से बिल्कुल उलट है। जानकार केजरीवाल के ऐसा करने के पीछे कई तर्क दे रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। इसके पीछे दिल्ली की वो भयावह तस्वीर भी हो सकती है, जिसके बारे में मनीष सिसोदिया ने बताया था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। दिल्ली सरकार अब तक लगातार कहती रही है कि राजधानी में बाहर से इलाज करवाने वाले ज्यादा लोग हैं। ऐसे में अगर बाहर के लोगों को यहाँ आने से नहीं रोका गया तो दिल्ली के लोगों को इलाज नहीं मिल पाएगा। अब उपराज्यपाल जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार का फैसला पलट दिया है। ऐसे में अगर दिल्ली में कोरोना विस्फोट होता है तो दिल्ली सरकार के पास कहने का ये मौका होगा कि बेड इसलिए कम पड़े क्योंकि इलाज के लिए सभी को आने दिया गया। मतलब सीधे तौर पर ब्लेम गेम चालू हो जाएगा। आप सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए आपका काम है उन सुविधाओं को मुहैया कराना जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो बेड बढ़ाने की बात हो या ऑक्सीजनेटेड बेड बढ़ाने की बात हो। आज 2 महीने 2.5 महीने के बाद दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप प्लान करोगे या एग्जीक्यूट भी करोगे। राजधानी में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति पैदा होने पर दिल्ली सरकार इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराएगी और केजरीवाल अपना पला झाड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि केंद्र भी कोरोना पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना संक्रमण की वजह से चेन्नई में डीएम के विधायक जे अन्नबाजगन का निधन हो गया। उन्हें 1 हफ्ते पहले संक्रमण होने की खबर आई थी। अन्नबाजगन चेन्नई पश्चिम जिले में डीएम के सेक्रेटरी भी थे। कोरोना वायरस से किसी विधायक की मौत का देश में ये पहला मामला है। अन्नबाजगन को शुगर की बीमारी भी थी। डीएम के विधायक की मौत पर पार्टी प्रमुख एम.के. स्टालिन ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि कोरोना संकट के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत की और लोगों की मदद करते रहे। उधर कोरोना वायरस भारत में अभी पीक पर नहीं पहुंचा है, मगर आंकड़े अभी से डराने लगे हैं। जून के शुरुआती 9 दिनों में मई में आए कुल मामलों के 50% से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। जून महीने में अब तक करीब 84,000 नए मामले सामने आए, जबकि पूरे मई में 1.5 लाख संक्रमितों का पता चला था। उधर कोरोना से हर दिन मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है और ये रफ्तार दिन के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ है। पिछले कई हफ्तों से महाराष्ट्र इस लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है।
मंगलवार को देश में सबसे ज्यादा 2,259 मामले यहीं पर मिले। इनमें मुंबई के 1,015 केस भी शामिल है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में 1,685 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन का नया रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 90,000 को पार कर गई है। देश के लगभग 1/3 कोरोना मरीज यहीं पर है। उधर तमिलनाडु के बारे में अनुमान लगाया गया है कि जून खत्म होने तक राज्य में 1,30,000 मामले होंगे। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। मरने वालों की संख्या 7,719 हो गई है। पिछले 9 दिनों में 2,708 संक्रमितों की जान गई है। मंगलवार को 18 राज्यों में 241 मरीजों ने दम तोड़ा। इनमें सबसे ज्यादा 120 लोग महाराष्ट्र से थे। इसी के साथ राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 3,289 पहुंच गया। गुजरात में पिछले 4 दिन में 123 लोगों की मौत हुई है। यहाँ डेथ रेट 6.4% है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी मौतों की संख्या तेज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना का खतरा किस तरह से बढ़ रहा है वो डराने वाला तो है ही। देश के वो राज्य जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, अब वहां भी केस तेजी से बढ़ने लगे। अरुणाचल प्रदेश में 1 अप्रैल को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इलाज के बाद संक्रमित व्यक्ति को 17 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया गया। अगले 10 दिनों में इस लिस्ट में 4 और राज्यों के नाम जुड़े। गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम कोरोना फ्री घोषित कर दिए गए राज्य। लेकिन इन राज्यों ने अपने यहाँ मौजूद इक्का दुक्का कोरोना संक्रमितों के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद कोरोना मुक्त होने की बात तो कही, लेकिन अप्रैल में कोरोना से मुक्त होने वाले इन राज्यों में मई आते आते मरीजों का अंबार लग गया। अप्रैल में कई दिनों तक नए केस न मिलने के बाद कोरोना के खिलाफ अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा की बेहतर तैयारियों की चर्चा हर जगह थी। लेकिन मई में इन सभी राज्यों में संक्रमण फिर से लौट आया। 5 में से 4 राज्य ऐसे थे जहां कोरोना की वापसी दूसरे राज्यों से लौटे लोगों के कारण हुई। ये वो लोग थे जो लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। अब जून में इन 5 राज्यों के हालात ये हैं कि पिछले 9 दिन में 1,134 नए संक्रमित मिले हैं और इनके लगातार बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात ये भी है कि इन 5 राज्यों में कोरोना से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। 17 अप्रैल को कोरोना मुक्त होने वाले अरुणाचल में 57 के करीब कोरोना संक्रमित हैं। पिछले 9 दिनों का औसत देखें तो हर दिन 6 नए केस आ रहे हैं। इसी तरह गोवा में कोरोना ने 25 मार्च को दस्तक दी थी, लेकिन 19 अप्रैल तक सभी मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। उसके बाद 25 दिन तक गोवा कोरोना मुक्त राज्य रहा, लेकिन 14 मई को यहाँ 7 नए केस मिले। अब यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 330 के पार हो गई है। मणिपुर में कोरोना का पहला मरीज 23 मार्च को सामने आया, जिसे 12 अप्रैल को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसके बाद 15 मई को कोलकाता से लौटी एक महिला संक्रमित मिली। फिर यहाँ कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ता गया। पिछले 9 दिन में यहाँ 210 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह त्रिपुरा 23 अप्रैल को कोरोना मुक्त घोषित हुआ था, लेकिन फिलहाल यहाँ 646 एक्टिव केस हैं। अकेले जून में अब तक 570 नए मामले सामने आए हैं, यानी हर दिन औसतन 64 नए संक्रमित मिल रहे हैं। मिजोरम में पहले और दूसरे केस के मिलने में 68 दिन का अंतर रहा। 9 मई को संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के साथ ही राज्य कोरोना फ्री घोषित हो गया। 31 मई तक मिजोरम कोरोना मुक्त ही रहा, लेकिन 1 जून को यहाँ 12 नए केस मिले। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में करीब 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दी गई ढील के बीच संक्रमितों की संख्या 2,70,000 को पार कर गई है। देश में रोजाना करीब 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 सप्ताह के आंकड़ों के हिसाब से यदि देखा जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 5 देशों में भारत जो शामिल देश हैं, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में घटते संक्रमण के मुकाबले भारत और ब्राजील में इसकी गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की ही है, जहां 2 सप्ताह पहले की यदि हम बात करें तो ये ब्राजील से पीछे रहने के बाद इस सप्ताह नए संक्रमण की दर उससे भी आगे निकल गई है, जो कि बेहद शोचनीय है। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 2 सप्ताह पहले ब्राजील से पीछे रहने के बाद इस सप्ताह नए संक्रमण की दर भारत उससे आगे निकल गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना डाटा सेंटर के मुताबिक 2 सप्ताह पहले जहां भारत और ब्राजील में नए मामले मिलने की दर 5% से ज्यादा थी, वहीं अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में ये दर 2% के आसपास थी। 2 सप्ताह के दौरान भारत और ब्राजील में ये दर घटकर 5% के नीचे आई है, लेकिन अब भी 4% से ज्यादा गति से नए मामले मिल रहे हैं। इसके उलट अन्य तीनों देशों में ये दर घटकर 2% से भी नीचे जा पहुंची है। ब्रिटेन में तो संक्रमण के नए मामले मिलने की गति महज 0.6% ही बची है। भारत में संक्रमण की दर जहां 2 सप्ताह पहले 5.6% थी, वहीं ब्राजील उस समय 5.4% की गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब ब्राजील में यह दर घटकर 4.3% रह गई है।
वहीं भारत में घटने के बावजूद नए संक्रमण की दर अब ब्राजील से भी ज्यादा 4.4% आंकी जा रही है। हालांकि ब्राजील के आंकड़े संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि लगातार बढ़ते मामलों से आलोचना के बाद अब वहां की सरकार ने मासिक आंकड़े देने बंद कर दिए हैं और रोजाना नए मिलने वाले मामलों की ही जानकारी अपनी वेबसाइट पर दे रही है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत और ब्राजील में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के मुकाबले कोरोना टेस्ट की संख्या बेहद कम होने के बावजूद नए मामले मिलने की दर उनसे कहीं ज्यादा है। एक तरफ जहां रूस प्रति 1000 की जनसंख्या पर 87.2 टेस्ट करा रहा है, वहीं भारत का आंकड़ा महज 3.4 टेस्ट का है। देश में इस समय करीब 1,30,000 टेस्ट रोजाना कराए जा रहे हैं, जबकि रूस में ये आंकड़ा 3 लाख और अमेरिका में 5.1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत देने वाली बड़ी खबर भी सामने आई, जब भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के एक्टिव केस से ज़्यादा हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है। इसका मतलब है कि देश में अब कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 50% के ऊपर हो गया है। देश में फिलहाल कोरोना मरीजों की संख्या 2,76,583 है। इसमें 1,33,632 एक्टिव केस हैं, वहीं 1,35,205 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उधर आजकल एक बात बेहद चिंतित कर रही है, विशेषकर दिल्ली और आसपास रहने वाले लोगों को। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली एनसीआर में एक और खतरा बार बार दस्तक दे रहा है। हालांकि इस ओर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि इनकी तीव्रता ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन झटकों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंताएं ज़रूर बढ़ा दी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में इस इलाके में 16वीं बार झटके महसूस किए गए हैं। तो क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है? क्या भविष्य में भूकंप से बड़ी तबाही मच सकती है दिल्ली में? वैसे इसे लेकर विशेषज्ञ एक मत अभी तक नहीं है। हम आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह की आशंकाएं हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे भूकंप के हल्के झटके किसी बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं। पिछले 2 महीने में 15 से ज्यादा भूकंप के झटके आने के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। खास बात यह है कि पिछले 10 दिन में 6ठी बार भूकंप का केंद्र गुरुग्राम और रोहतक के आसपास का इलाका रहा। विशेषज्ञों ने भी लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए आगाह किया है और कहा है कि इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और कोई बड़ी आपदा हो उससे पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दिल्ली वैसे भी उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आती है और एनसीआर तकरीबन 573 मील के दायरे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी बेहद घनी है। इस क्षेत्र में बड़ा भूकंप तबाही लाने वाला साबित हो सकता है। हर कोई जानता है कि दिल्ली एनसीआर भूकंपीय जोन 4 में आता है और यहाँ झटके आने की आशंका बनी रहती है। हालांकि आज तक ज्यादातर बिल्डरों ने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का पालन नहीं किया है। भूकंप रोधी मानकों से लगातार समझौता किया गया है। ऐसे में अगर किसी दिन ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मानक ब्यूरो के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की कई इमारतें जरूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। वैसे लगातार भूकंप आने को विशेषज्ञ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बार बार आ रहे भूकंपों को किसी बड़े भूकंप की आहट मानना पूरी तरह सही नहीं है। यह भी संभव है कि छोटी तीव्रता के ये भूकंप किसी बड़े भूकंप की संभावना को कम कर रहे हों। IIT भुवनेश्वर के भूगर्भ शास्त्रियों ने भी इस बात से इनकार किया है। उनके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में फिलहाल किसी बड़े भूकंप आने की आशंका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। ईश्वर न करे कि दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ा भूकंप आए जिससे किसी को भी क्षति पहुंचे, लेकिन सियासी भूकंप को लाने की कोशिश में तमाम दल हैं। आपको हमने दिखाया था किस तरह से अमित शाह वर्चुअल रैली करके उन तमाम राज्यों में जो छोटे दल हैं उनके अंदर भूकंप लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर निर्माण से पहले समतलीकरण का जो काम था वो भी पूरा होने को है। कुबेर टीला पर प्राचीन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ निर्माण कार्य का आरंभ कर दिया गया है। मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न कराने की भी तैयारी है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनको राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने का आमंत्रण दिया है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। सूत्रों के अनुसार 2 जुलाई यानी देव शयनी एकादशी के दिन मंदिर का शिलान्यास हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर टीले पर संपन्न हुआ। करीब 28 साल बाद ये पहला मौका है जब राम जन्मभूमि परिसर में किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान किया गया।
इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक भी हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या आने का आमंत्रण दिया जाएगा। भगवान शंकर वहाँ कुबेर टीला पर विराजमान हैं, उनके अभिषेक करना, इनके श्री कमल नयन जी के जो भावना जगी वो उसका अभिषेक कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भी राम मंदिर के निर्माण में बाधा न उपस्थित हो, निर्विघ्न पूर्वक भव्य मंदिर का निर्माण हो। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। परिसर में चल रहे समतलीकरण के बाद नींव बनाए जाने की तैयारी को लेकर L&T कंपनी के अधिकारियों ने परिसर में डेरा डाल दिया है। L&T के परीक्षण के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए नींव तैयार का कार्य शुरू होगा। राम मंदिर निर्माण कार्यशाला के तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में रखने के लिए एक शेड का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन कुछ दिनों में लोगों के सामने आ सकता है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण में 20 अप्रैल से ही परिसर की 70 एकड़ भूमि का समतलीकरण किया जा रहा था, जो पूरा हो चुका है। इसी के साथ साथ राम मंदिर दर्शन मार्ग पर राम जन्मभूमि परिसर में बनी बैरिकेडिंग को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अब सख्ती करने जा रही है। इसके तहत इस तरह के अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया जाएगा। सजा और जुर्माने को भी बढ़ाया जा रहा है। गोकशी करने पर अब 10 साल की सजा होगी। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। इसके तहत गौकशी या तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकेगी। गौवंश की रक्षा के लिए लाए गए इस अध्यादेश में 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। विधानमंडल सत्र होने पर इसे विधेयक के रूप में दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा। अध्यादेश के जरिए यूपी गौवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर इसे और सख्त बनाया जा रहा है। अब इस कानून में न्यूनतम सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब गौकशी पर न्यूनतम 3 साल की सजा और न्यूनतम 3 लाख जुर्माना होगा। वहीं गौवंश का अंगभंग करने पर भी कम से कम 1 साल की सजा और 1 लाख का न्यूनतम जुर्माना होगा। इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी। प्रस्तावित कानून के अनुसार अगर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा गोवंश जब्त किया जाता है तो 1 साल तक उसके भरण पोषण के खर्च की वसूली भी अभियुक्त से ही की जाएगी। सरकार का कहना है कि गोकशी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कानून को सख्त किया गया है। योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 8 में गौकशी की घटनाओं के लिए 7 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है। उक्त घटनाओं में शामिल लोगों की जमानत होने के मामले बढ़ रहे हैं। गौकशी की घटनाओं से जुड़े अभियुक्तों द्वारा न्यायालय से जमानत प्राप्त होने के बाद दोबारा ऐसी घटनाओं में संलिप्त होने के मामले सामने आए हैं। लिहाजा कानून को कड़ा करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। शोपियां जिले के सुगु इलाके में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए। इससे पहले सोमवार को शोपियां के पिंजोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया था। रविवार को शोपियां के ही रेबन गांव के 5 आतंकी मारे गए थे। पिछले 10 दिन में 7 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 23 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की एक 7 न्यायाधीश समिति महामारी के मद्देनजर नियमित खुली अदालत की सुनवाई फिर से शुरू करने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली समिति ने बैठक में फैसला किया कि अदालतें नियमित सुनवाई के लिए नहीं खोली जा सकती। समिति ने कहा कि एक गंभीर स्थिति है और संक्रमण फैल रहा है और जोखिम नहीं उठाया जा सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत से जल्द भौतिक कामकाज फिर से शुरू करने का आग्रह किया था। प्रमुख न्यायाधीश को भेजे गए एक पत्र में PCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि वर्चुअल अदालतें केवल कुछ विशिष्ट वकीलों को लाभान्वित कर रही हैं और अधिकांश अधिवक्ता पीड़ित हैं। ऐसे में नियमित अदालतें शुरू की जाएं। लेकिन समिति का ये रिपोर्ट थी कि इस स्थिति में इस तरह के नए कदम को उठाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो आशंका है वो ये है कि कोरोना का संकट तेजी से बढ़ने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर विवाद मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को
आम्रपाली घर के खरीदारों को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा है। साथ ही शेष राशि को जारी करने का निर्देश भी दिया है, जो अब तक जारी नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस राशि का उपयोग अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट के मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि वो खरीदारों के होम लोन के बैलेंस को रिलीज करें ताकि आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट का काम हो सके। बैंकों ने खरीदारों के होम लोन को एनपीए में डाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन होम लोन को एनपीए में भी डाला गया है उसे फिर से रीस्ट्रक्चर्ड करें और लोन की किश्त आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत जारी करें। बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 17 जून को हो। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद बैंकों को होम लोन रीस्ट्रक्चर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर जिन लोगों ने खरीदा उनकी स्थिति वैसी की वैसी है। आम्रपाली के प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हुई है, लिहाजा घर खरीदारों के लोन का पुनर्गठन हो और जो बचा हुआ लोन अमाउंट है उसे रिलीज किया जाए। इन पैसों का इस्तेमाल आम्रपाली प्रोजेक्ट के अधूरे काम को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आम्रपाली प्रोजेक्ट के काम रुकने के बाद बैंकों ने होम बायर्स के बची हुई किश्त रिलीज पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर को भी राहत दी है और कहा है कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने बकाया पर भारी ब्याज नहीं ले सकते। अदालत ने कहा कि जो किश्त अदायगी में देरी हुई है उसके ब्याज के तौर पर 8% से ज्यादा रकम ना ली जाए। पिछले साल 23 जुलाई को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था और कहा था कि आम्रपाली के बचे प्रोजेक्ट सरकारी कंपनी एनबीसीसी पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का लीज भी कैंसिल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच देश में भी सियासी जंग जारी हो गई है। राहुल गांधी लगातार भारत चीन विवाद को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी लगातार जवाब मिल रहा है। इस मामले में ताज़ा एंट्री लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल की हुई है। उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देते हुए 1962 की याद दिला दी है और कहा कि उनके राज में चीन ने हमारी जमीन ले ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा। इस बीच जहां सीमा पर तनाव जारी है, चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने भारतीय सेना की तारीफों के पुल बांधे हैं। वांग जोजी ने कहा है कि भारत की सेना दुनिया में सबसे बड़ी और अनुभवी पहाड़ी सेना है। पहाड़ों पर लड़ने की ऐसी ताकत दुनिया के किसी और देश की सेना में नहीं है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा। चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह उनके निशाने पर हैं। राहुल बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अमित शाह, राजनाथ और किरण रिजिजू के बाद अब लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने राहुल को जवाब दिया है। नामग्याल ने ट्वीट में लिखा, हाँ, चीन ने ये इलाके कब्जाए हैं। इसके बाद उन्होंने उन जगहों की लिस्ट दी जो उनके मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में गंवा दी गईं। इनमें अक्साई चीन से लेकर पैंगनक और चपजी घाटी, दुमचेले जैसे इलाकों का जिक्र है। नामग्याल ने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक में उनका जवाब था और दूसरे में देमचोक घाटी की एक तस्वीर। उनका दावा है कि इन इलाकों पर कांग्रेस के वक्त में चीन ने कब्जा कर लिया। नामग्याल के ट्वीट के कुछ देर बाद ही राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट किया। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। लिखा, चीनी घुस आए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा ली। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता लगातार सरकार को चीनी घुसपैठ को लेकर निशाना बनाते रहे हैं। उधर लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने भारतीय सेना की तारीफ की है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग जुझोई ने कहा कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी पहाड़ी और पठारी सेना न अमेरिका के पास है, न रूस के पास और न किसी यूरोपीय देश के पास, लेकिन भारत के पास है। उनका कहना है कि भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी पठारी और पहाड़ी सेना है।
जिसके पास बेहतरीन हथियार हैं, जो तिब्बत सीमा जैसे इलाकों में बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम में अब देश के व्यापारियों का शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT भी शामिल हो गया है। कैट ने दुनिया भर में चीनी सामान का बहिष्कार का अभियान चलाने का ऐलान किया है। 7 करोड़ व्यापारियों और 40,000 व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाला कैट न केवल व्यापारियों को चीनी सामान से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील भी करेगा। कैट ने चीन की सरकार के मुखपत्र के रूप में मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित उस लेख पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि भारत के पास चीनी उत्पादों के बहिष्कार की हैसियत नहीं है। कैट की ओर से कहा गया कि दिसंबर 2021 तक चीन को 1 लाख करोड़ का झटका लगेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने चीन के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख की चुनौती स्वीकार की है। चीनी सरकार के मुखपत्र में कहा गया है कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने की भारत की हैसियत नहीं है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कैट ने कहा, देश के व्यापारी और नागरिक मिलकर इस बहिष्कार को सफल करके दिखाएंगे। ताकि चीनी अखबार ने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चीनी अखबार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैट ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए भारतीय सामान हमारा अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इस अभियान को बड़े स्तर पर देश भर में चलाया जाएगा। कैट के मुताबिक ग्लोबल टाइम्स ने प्रकाशित लेख में यह कहा है कि चीनी सामान का इस्तेमाल भारतीयों की आदत में शामिल हो गया है और इसका बहिष्कार करना बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कहकर चीनी अखबार ने भारत के व्यापारियों की शक्ति को नजरअंदाज किया है। अखबार ये भूल गया है कि हिंदुस्तानी जिसे चढ़ाना चाहते हैं उसे उतारना भी आता है। कैट की तरफ से कहा गया है कि अब चीन सहित सारी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है और केवल 1.5 साल में यानी दिसंबर 2021 तक चीन से 1 लाख करोड़ रुपए का आयात कैसे कम होता है। कैट की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती देने के लिए पिछले कई सालों से समय समय पर चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया जाता रहा है। इसी का नतीजा है कि चीन से आयात में कमी दर्ज की गई है। 2017-18 में आयात $76 बिलियन था, जो अब घटकर $70 बिलियन पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर असम के तिनसुकिया जिले में बागजन में ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कुएं से गैस लीक होने के बाद आग लग गई थी। हादसे में 2 फायर फाइटर की मौत हो गई है। ऑयल इंडिया के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पाने में 4 हफ्ते लग जाएंगे। आग बुझाने की कोशिश में जुटा ONGC का एक फायर फाइटर भी झुलस गया। आग इतनी भयानक है कि लपटें 10 किलोमीटर दूर से नजर आ रही हैं। आसपास के 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 6,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। गुवाहाटी से 500 किलोमीटर दूर स्थित बागजन में ऑयल इंडिया के तेल कुएं में 27 मई को गैस रिसना शुरू हुआ था। तभी से वहां नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF तैनात है।